इलाकों में धारा 144 लागू किया गया है। 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू किया गया है। 8 अगस्त तक ये धारा 144 लागू रहेगी। बता दें कि प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। जुलूस, धरना, प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से जुलूस, धरना, प्रदर्शन करने की सूचना मिली थी और 8 अगस्त तक ये धारा 144 लागू रहेगी। तो बता दें कि 7 इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी, जिसमें पुराने सीएम आवास, इसके साथ साथ मोरहाबादी के 4 दीवारी से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ राजभवन की 4 दीवारी से 100 जो मीटर है उसके दायरे में ये धारा लागू रहेगी। झारखंड की राजधानी रांची में आने वाले दिनों में कई तरह के आयोजन किए जाने हैं, जिसमें कि राजनीतिक दलों के द्वारा धरने प्रदर्शन और कई सामाजिक संगठनों के द्वारा भी धरने प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि का आयोजन होना है, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली है। और उसी के देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा राजधानी रांची के 7 लोकेशन की दायरे में अगर कहा जाए तो 7 लोकेशन पर धारा 144 लागू की गई है। इसमें राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, झारखंड हाईकोर्ट जैसी जगहें शामिल हैं। इन जगहों पर कि 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, जुलूस पर रोक है। इस दरमियान किसी को भी इन इलाकों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का भी इस्तेमाल करने पर रोक है। बिना अनुमति के जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है इन जगहों पर नहीं किया जा सकता है। लोगों के जमा होने पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि इन चीज़ों की वजह से राजधानी रांची की विधि व्यवस्था जो है वो खराब हो सकती है, उसमें खलल पड़ सकता है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो बता दें कि इन 7 स्थानों पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने को लेकर एक तरफ मनाही है, तो वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ऐसे तो इस्तेमाल नहीं करना है और अगर करना भी है तो बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। भूली सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी ने जांच की है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में यह पूछताछ की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी रहते प्रमोद सिंह ने करोड़ों का घोटाला किया था और इसी मामले को लेकर के ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें भी आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। छापेमारी चल रही है, जिसमें भूली सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी टीम जांच कर रही है। तो आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी रहते हुए प्रमोद सिंह ने करोड़ों का घोटाला किया और इसी मामले को लेकर के ये जांच चल रही है। तो एक बड़ा घोटाला और इस घोटाले को लेकर के ईडी की टीम एक्शन में नजर आ रही है। कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है, पूछताछ भी की जा रही है। तो धनबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हैं, जिनके कई ठिकानों पर ईडी की टीम दबिश दे रही है, वहां पर रेड चल रही है। भूली सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी की टीम जांच कर रही है। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या खबर इस प्रमोद सिंह के बारे में मिल रही है? अब तक क्या ईडी की टीम को हाथ लगा है? फिलहाल तो सुबह में ही ईडी की टीम दबिश दी है और फिलहाल उनके घर में जो है भूली और सहयोगी नगर दोनों ही ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहां पर कागजातों को संग्रह, आय से अधिक संपत्ति के मामले बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी थे और आज से 4 से 5 साल पहले भी उन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए थे और उससे भी हो सकता है कि ये तार ईडी के तक पहुंचेगी और उस मामले में भी जांच करेंगे। फिलहाल जो बातें चल कर आ रही है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले और कुछ अन्य मामले के कारण ईडी की टीम दबिश दी है और टीम जो है लगातार घरों में जो है छापेमारी कर रही है और कई अहम दस्तावेजों को खंगाल रही है। फिलहाल उन दस्तावेजों को क्या कुछ मिलता है वो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ईडी की टीम फिलहाल धनबाद में दबिश दी है और अब देखना होगा प्रमोद सिंह जिस मामले में आरोपी है या जिस मामले में उन्होंने घपला किया है उसको लेकर उन्हें क्या ईडी की टीम को मिल पाती है। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। 3 नए कानून के लागू होने के बाद कई नियम बदल गए हैं। खासतौर से आपराधिक घटनाओं में फॉरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी को लेकर झारखंड पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। पुलिस विभाग ने पॉस्को और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर विशेष योजना बनाई है और 51 महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से ट्रेंड किया गया है। डीजीपी का कहना है कि ट्रेंड पुलिसकर्मियों को जल्द ही काम पर भेजा जाएगा। जहां जहां उनका
डेपुटेशन करना था वो सब वो फाइल यहाँ से निकल चुकी है और वो सब जिले में जाकर जहाँ पर भी उनका डेपुटेशन के लिए स्थान चयनित किया गया था वहाँ सब उनको भेजा जा रहा है। वो हमको लगता है कि 2-4 दिन में ज्वाइन भी कर लेंगे। संथाल परगना के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्त आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर काम करें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है। अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि सभी उपायुक्तों को एक दिशा निर्देश जारी करें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करे और उसे रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे। 11 की जनगणना के बीच में आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट जाती है और मुसलमानों की 13% बढ़ जाती है। यह बिना घुसपैठ के संभव नहीं है और सरकार के स्पेशल ब्रांच ने भी पिछले वर्ष ये माना था कि इन घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता है और वहां से इनके सरकारी कागजात तैयार किए जाते हैं। बहरहाल उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को कान पकड़कर भारत की सीमा से बाहर निकालने के लिए हेमंत सरकार पार्ट 2 को अपना इरादा दिखाना चाहिए। असम के बिहू ढोल की तरह झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की टैग पाने की कतार में खड़ा है। इसके लिए गुमला जिला प्रशासन चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री सेंटर में आवेदन भी कर चुका है। यह पूरी कवायद 2023 में गुमला के तत्कालीन डीसी सुशांत गौरव ने शुरू की थी। मौजूदा डीसी कर्ण सत्यार्थी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसी साल मांदर को जीआई टैग हासिल हो जाएगा। इसके बाद इस वाद्यंत्र पर झारखंड का एकाधिकार हो जाएगा। गुमला के रायडी प्रखंड के जरजट्टा गांव को बतौर मांदर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान भी मिलेगी। और चलिए अब जानते हैं कि मांदर वाद्य यंत्र की खासियत क्या क्या है। तो इस स्क्रीन पर समझेंगे कि इसकी खासियत क्या है। तो मांदर वाद्य यंत्र की खासियत क्या है। तो मांदर वाद्य यंत्र एक प्रकार का हाथ का ढोल है जिसे वहां बजाया जाता है। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में मांदर की जगह बेहद खास बताई जाती है। इसके साथ साथ बात करें तो इसकी थाप और इससे निकलने वाले धुन की मिठास भी अनूठी है जो मंत्रमुग्ध कर देती है। इसके साथ ही साथ इसकी खासियत की अगर बात करें तो मांदर का खोल शंख नदी की मिट्टी से तैयार होता है। तो भी एक खासियत है इसकी, उसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। इसे हाथों से बजाया जाता है और कई बार आप पारंपरिक नृत्य करते वक्त इस मांदर का आप इस्तेमाल देखते होंगे। इसका इस्तेमाल लोकगीत और नृत्यों के साथ किया जाता है जिसकी बात हम कर रहे थे। और इसके साथ साथ मांदर वाद्य यंत्र एक प्रकार का हाथ का ढोल है जिसके हाथ के जरिए बजाया जाता है। तो ये मांदर ढोल की खासियत है। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में मांदर की बेहद खास जगह मानी जाती है। तो इसको अब जब जीआई टैग मिलेगा तो इसकी और पहचान जो है वो और खास हो जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि जीआई जो टैग है वो क्या होता है उसको। तो जीआई टैग एक प्रकार का कह सकते हैं कि प्रतीक है। उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए ये दिया जाता है। इसके साथ साथ जीआई टैग की बात करें तो ये उत्पाद की विशेषता बताता है। इसके साथ 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत जो है वो की गई थी। जीआई टैग की अगर बात करें तो 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था। ये इसकी एक हिस्ट्री भी है। जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण भी मिलता है, यानी कानूनी तौर पर भी कई जो संरक्षण है वो भी मिल जाता है। जीआई टैग उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का भी एक पैमाना होता है। तो जीआई टैग अब इस मांदर को मिलने जा रहा है। तो जीआई टैग एक प्रतीक है और इसी जीआई टैग को लेकर के जो अब चर्चाएं हैं कि जो वाद्य यंत्र मांदर है उसको जीआई टैग मिलेगा और उसकी पहचान और खास हो जाएगी। बढ़ते आगे तो रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाले होमगार्ड जवानों को भी ट्रैफिक यूनिफॉर्म से लैस किया जाएगा। इससे लेकर प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। 650 होमगार्ड जवानों का सहयोग रांची ट्रैफिक पुलिस ले रही है। ये जवान रांची की ट्रैफिक स्मूथ करने में अपना सहयोग दे रहे हैं।